Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear viewers, listeners and students, I say you welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. Our today's lecture has been taken from the Code of Civil Procedure, and the today's topic is the plaint. Plaint, one of the very important topic from the topics of the civil law, or in other words, the plaint is the first step to initiate the civil proceedings. So let's see the introduction to the plaint. The concept of a plaint is mentioned in Civil Procedure Code. A plaint is a legal document that contains plaintiff's claim after filing suit. The plaint is the first step to pop in the civil proceedings. The plaint contains the cause of action. It initial stage to initiate any civil proceeding. प्लेंट जिसको अर्जी दावा कहा जाता है, इसका बाकायदा से सबक सिविल प्रोसीजर कोड में मिलता है और दावा एक कानूनी दस्तावेज़ होती है जिसके ज़रिए से कि सिविल मुकदमा शुरू किया जाता है. इसी तरह से सिविल मुकदमा शुरू करने की ये पहली सीढ़ी है और इसके बाद सिविल मुकदमात आगे बढ़ते हैं. इसी दावे में वजह तनाज़ा भी होती है और ये पहला दर्जा है किसी सिविल मुकदमे को आगे चलाने के लिए. Relevant provisions. Plaint is defined under Order 7. Read with Section 26 of the Code of Civil Procedure 1908. मीनिंग. डियर स्टूडेंट्स, हम प्लेंट के इंग्लिश टू उर्दू मीनिंग और जनरल मीनिंग्स इंग्लिश के और फिर उसके बाद लीगल मीनिंग्स को देखेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो कि असल में इसका मतलब क्या है. जो उर्दू में तर्जुमा किया गया है प्लेंट का वो है अर्जी दावा. अर्जी यानी अर्ज से निकली है एक दरख्वास्त टाइप, अपनी ग्रीवियंस का इजहार करना बतौर दावा. और दावा इसलिए कि मैं राइटफुल हूँ. इंशाल्लाह आगे जाके आपको इन चीज़ों का पता चलता जाएगा. हम बात करेंगे इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द सिविल राइट पे भी. तो अर्जी दावा जो जिस बाबत मेरी इंटाइटलमेंट है वो मुझे लेके दी जानी चाहिए, उसके लिए मैं एक अर्जी दे रहा हूँ, दरख्वास्त दे रहा हूँ. अगर हम इसके जनरल मीनिंग इंग्लिश में देखें तो एक्यूजेशन और चार्ज के हैं, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना. और इल्ज़ाम वहीं पे ही लगाया जाता है जहाँ पर कोई शख्स अपने आप को किसी प्रॉपर्टी के हवाले से राइटफुल समझता है और वो ये समझता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी एंटाइटलमेंट है, मेरी ऑनरशिप है जिसको किसी और ने अपने पोजीशन में ले रखा है या फिर उसके ऊपर अपना जो हक है तो वो जता रहा है. और जब हम इसका टोटली लीगल मीनिंग देखते हैं तो रिटन स्टेटमेंट ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ द कंप्लेंट मेड टू कोर्ट ऑफ लॉ आस्किंग फॉर द रिलीफ. जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन का होना, एक रीज़न का होना, एक ग्राउंड का होना बड़ा ही ज़रूरी है. उसके अलावा कोई प्लेंट नहीं फाइल की जा सकती. तो वो प्रॉपरली लिखी हुई एक तरतीब में, एक दस्तावेज़ की शक्ल में, एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में, और उसके ऊपर वो तमाम ग्राउंड्स जो कि जो एग्रीव्ड पर्सन को, प्लेंटिफ को लगता है कि मैं इन पॉइंट्स के हवाले से एग्रीव्ड हूँ, वो तमाम कंप्लेंट्स एक लिस्ट के तौर पर लिखकर अदालत के सामने लाना और उसके बाद फिर अदालत से उस हवाले से रिलीफ मांगना या दादरसी मांगना. What does the Section 26 says? Every suit shall be
instituted by presentation of a plaint or in such other manner as may be prescribed. In every plaint, facts shall be proved by affidavit, provided that such an affidavit shall be in the form and manner as prescribed under Order 6 of Rule 15A. सेक्शन 26 में क्लियरली मेंशन है कि हर दावा बजरिया अर्जी दावा शुरू होगा, हर मुकदमा बजरिया अर्जी दावा शुरू होगा और हर दावे में हलफनामा ज़रूर होगा, बिल्कुल वैसा जैसा कि कानून में बताया गया है, और हल्फनामा या एफिडेविट बनाने के लिए भी मुतल्लिका कानून बता दिया गया है, जो कि ऑर्डर 6 रूल 15A के तहत है। हमने इंट्रोडक्शन में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द civil proceedings, and without having a cause of action no suit can be maintained. Therefore, we have to study that what the cause of action is actually. It can be either facts or allegations that make up the grounds for filing a civil suit. It establishes the legal right of one person against another to sue. It is essential to a civil suit those circumstances which constitute the infringement of rights. Without having cause of action, no suit can be filed. कॉज ऑफ एक्शन या वजह तनाज़ा वो अहम हकीकत है या फिर कोई इल्ज़ाम या इल्ज़ामात हो सकते हैं जो वजह बनते हैं दीवानी मुकदमा करने की, और ये किसी शख्स के हक़ को बरकरार करते हैं ताकि वो दूसरे के ख़िलाफ़ मुकदमाबाजी में जा सके। इसीलिए दीवानी मुकदमात में इनकी बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि ये वो हालात होते हैं जो ज़ाहिर करते हैं कि जहाँ पर एक शख्स ने दूसरे शख्स का कोई राइट इन्फ्रिंज किया, वायलेट किया, या उसका सिविल राइट ख़राब किया, कानूनी हक तोड़ा, और बग़ैर कॉज ऑफ एक्शन के कोई मुकदमा भी नहीं दायर किया जा सकता। कुछ जनरल बातें प्लेंट के बारे में। ऑर्डर 7 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर डील्स particularly with plaint. In Order 7 of the CPC, there are many different provisions which deal with the different constituents of the plaint. Rule 1 to 8 deals with the particulars of the plaint. Rule 9 of CPC deals with the admission of plaint. Rule 10 to 10B deals with the return of the plaint and appearance of the parties to the court. The main rule 11 to 13 deals with the rejection of the plaint and in which circumstances the plaint can be rejected. तो एक हवाले से मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे ऑर्डर 7 को आपके सामने मुलाहिज़े के लिए पेश कर दिया है और अलहदा से बता दिया है कि कौन कौन से रूल्स किस तरह से प्लेंट के हवाले से मुताल्लिक हैं। पार्टिकुलर्स ऑफ अ प्लेंट
Rule 1 to 8 of the Order 7 CPC defines the essential ingredients for a plaint. It should contain the name of the court where the suit will be initiated, deals about the name and addresses and descriptions of the plaintiff or plaintiffs, deals about the name and addresses and descriptions of the defendant or defendants. Generally, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टिकुलर्स ऑफ द प्लेंट, तो ये कि किस अदालत में मुकदमा जमा किया जा रहा है, उसकी तफसील, कौन कर रहा है, किसके खिलाफ कर रहा है, ये तमाम तफसीलात. द फैक्ट्स अबाउट द कॉज ऑफ एक्शन, फैक्ट्स अबाउट द रिकग्निशन ऑफ जुरिस्डिक्शन, relief which the plaintiff seeks from the court, detail of proportion to set off in money suits, value of the subject matter for the jurisdiction and the court fee purposes, and end of the plaint, the verification on oath is required from the plaintiff. इसके अलावा वो हकीकत जो वजह तनाज़ा बनी और अदालत का इख्तियार समात, किस किस्म का दादरसी दरकार है किसी मुद्दई को, उसके बारे में तफसील, और अगर कोई मनी सूट किया जा रहा है और उसमें कोई प्रोपोर्शन सेट ऑफ किया जा रहा है, सेट ऑफ में ऑलरेडी डिटेल से बयान कर चुका हूँ, तो उसके बारे में बात, और जुरिस्डिक्शन के ऊपर मैं डिटेल से बात कर चुका हूँ, तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात है, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात है, उस हवाले से कोर्ट फ़ी का तयन करना, और फिर आखिर में ओथ कि जो प्लेंटिफ कह रहा है वो उसके नॉलेज और बिलीफ के मुताबिक दुरुस्त है. मैंने कोशिश की है कि प्लेंट को और ऑर्डर 7 को डिटेल से आपके सामने बयान करूं, ताकि जब आप ऑर्डर 7 या प्लेंट के हवाले से मुतालिया करें तो आपके लिए कोई भी टॉपिक मुश्किल न रहे. अगर अभी भी किसी साथी की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस रखें, ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव जो लेक्चर्स हैं उनका मैसेज अलर्ट भी टाइमली आपको मिलता रहे. और अदरवाइज़ भी चैनल के ऊपर बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो कि यंग ग्रेजुएट्स के लिए, प्रोफेशनल लॉयर्स के लिए, जूनियर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है. इसलिए टाइम टू टाइम चैनल को रिव्यू करते रहा करें. इंशाल्लाह इसी जैसे किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी. जब तक के लिए वस्सलाम.